जब जब जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, अपना हाइट बढ़ाने की ताकत होना चाहिए। अपना हाइट हम कैसे बढ़ाएं, और आपका जो हाइट है वो बढ़ेगा, आपके अंदर क्या है, आपकी हैबिट कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। आपका एटीट्यूड ही आपको ऊपर लेके जाता है और आपका एटीट्यूड ही आपको नीचे लाता है। जो भी दो लोग आप देखते हो इस दुनिया में, कितने सारे लोग हैं, सब एक से हैं, सबके बराबर ब्रेन है, सबके बराबर हार्ट है, सबके बराबर आंख है, सबके बराबर हाथ है, सबके बराबर पैर, सब कुछ तो एक सा ही है। सब लोग सांस लेते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बाल बढ़ जाते हैं तो कटवाते हैं, ये कपड़े पहनते, सब कुछ एक सा ही है, सब कुछ। सिर्फ उनकी जो हाइट है ज़िंदगी में, उनकी जो उड़ान है ज़िंदगी में, वो डिपेंड करती है कि उनका जो ड्राइविंग फोर्स है, उनका ड्राइविंग फोर्स है उनकी सोच। वो सोच कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, बाज के जैसा है या छोटे पंछी जैसा है। ये जो बाज है ये भी प्रॉब्लम में आता है। एक बार ज़िंदगी का इसका ऐसा दौर आता है जब इसके नाखून बढ़ जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है, शिकार करने लायक नहीं रहता, और उस वक्त इसका पुनर्जन्म होता है। इसको निर्णय लेना होता है कि या तो ये मर जाए या फिर ये अपने आप को कष्ट दे और ये अपना पुनर्जन्म करे। ये एक पहाड़ी पे चला जाता है ऊपर, बिल्कुल सुनसान पहाड़ी, वहाँ पे इसको चोंच को तोड़ना होता है, नाखूनों को तोड़ना होता है, एक एक पंख को नोच के फेंकना होता है, और इस सारी पीड़ा से गुजरना होता है, और ये कई महीनों का प्रोसेस होता है। उसके बाद नए नाखून निकलते हैं, नई चोंच निकलती है, नए पंख निकलते हैं, और फिर अगेन ये अगले 35-40 साल के लिए तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। ये हार नहीं मानता, ये सारे कष्ट से गुजरता है। आप जब राजा बनते हैं तो कष्ट से गुजरना ही पड़ेगा। नो पेन नो गेन। एवरीबडी वांट्स टू बिकम समबडी। हर आदमी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, हर आदमी, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी फ़न का माहिर हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, हर आदमी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहता है कि मैं ज़िंदगी में नाकामयाब होना चाहता हूँ। हर आदमी कैरियर बनाने में मशगूल है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैरियर कैसे बनता है। आज आपके सामने ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने में खोलने जा रहा हूँ जो मेरे सामने अभी कुछ समय पहले खुले और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। कैरियर को लेकर हर आदमी की चिंता है, हर आदमी चाहता है कैरियर बनाना। हम बात करेंगे स्कोप और फ्यूचर MLM के अंदर क्या है, पावर ऑफ MLM ये क्या है, वाई आर यू ज्वाइन MLM। आपने ये बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही बिजनेस के हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। रोड मैप ऑफ सक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे, एबिलिटी ऑफ सक्सेस इन MLM के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। हर आदमी ज़िंदगी में कैरियर बनाना चाहता है। कैरियर बनाने का तरीका क्या है, उसके बच्चे होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनको जैसा जिसका पॉकेट अलाउ करता है वैसे स्कूल में डालता है, LKG UKG, फिर दूसरी चौथी पाँचवीं 10वीं पास करते हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं AC, कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ छोटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसा जिसका पॉकेट अलाउ करता है। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि हर माँ बाप उसका कैरियर बनाना चाहता है। फिर आप 10th 12th करते हैं और फिर उसके बाद कोई लाइन चुनते हैं, कोई इंजीनियरिंग लाइन चुनता है, कोई मेडिकल लाइन चुनता है, कोई आर्ट्स की लाइन चुनता है, कोई कॉमर्स की लाइन चुनता है, कोई और टेक्निकल कोर्सेज करते हैं। ये कोर्सेज करने के बाद आप बाहर आते हैं, बाहर आकर के फिर आप जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। पहले सोचते हैं कि कुछ सरकारी मिल जाए, जब सरकारी का कहीं कुछ जुगाड़ नहीं दिखाई देता है तो फिर आप जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनसे समझौता करते हैं और आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते हैं। प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब में ज़बरदस्त मारामारी है, लोग ज़्यादा हैं और जॉब कम है।
तो कंपटीशन है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कंपटीशन बहुत है भाई, कंपटीशन बहुत है। आपने उस बच्चे को जिसको 25 साल पढ़ाया, लाखों रुपया खर्चा किया और एक अंधी भीड़ में छोड़ दिया जहां पे पहले से ही करोड़ों असफल लोग घूम रहे हैं। आपने उसको इंजीनियर बनाया, क्या गारंटी थी कि इंजीनियर बनने के बाद उसका कैरियर बन जाएगा? क्या गारंटी थी कि कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद उसका कैरियर बन जाएगा? लेकिन एक अंधी दौड़ चल रही है, हम बच्चों को पढ़ाए चले जा रहे हैं, पढ़ाए चले जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमने पढ़ लिख करके क्या कर लिया। हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही है, पढ़ लिख अच्छे नंबर ला जॉब कर, पढ़ लिख अच्छे नंबर ला जॉब कर। सारी दुनिया इसी पे चल रही है। किसी को नहीं पता इसका हश्र क्या होगा, किसी को नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, इसी को कैरियर समझ रहे हैं। क्या यही कैरियर है? क्या यही कैरियर देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? क्या यही कैरियर चाहते हैं हम अपने लिए? क्या यही कैरियर है उन लाखों करोड़ों इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए? अब मैं आपको रूबरू कराता हूं कुछ फैक्ट्स के साथ। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 550 नौकरियां कम हो रही हैं। ये अभी जो कोरोना काल आया इसके अंदर तो कितनी नौकरियां गई आप सभी को मालूम है। अनगिनत नौकरियां गई, अनगिनत लोग इसके अंदर बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ गए। हैरान करते हैं आंकड़े। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। भारत की स्थिति खराब। यदि ग्रामीण भारत की बात की जाए तो कामगारों को 10,000 रुपये की भी सैलरी नहीं मिलती। ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं। मतलब आज की डेट में अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि 80% से कम ज़्यादा लोग 10,000 के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। ये रोज़ की रिपोर्ट्स में, अखबारों में आप रोज़ देखते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग नौकरी की तलाश में हैं। आज की बात करें तो 14.30 करोड़ युवाओं को नौकरी की तलाश है। मतलब इतने लोगों को नौकरी की तलाश है, जबकि नौकरी जिनकी है उनकी नौकरी जा रही है। उस चीज के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, धड़ाधन धड़ाधन धड़ाधन। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ में। उन बच्चों को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें तो ज्ञान है। आज इंजीनियर की हालत क्या है आपसे छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 व्यक्ति 39 व्यक्ति बेरोजगार हैं। भारत के लिए आंकड़ा 50 व्यक्ति प्रति 1,000 का है। लखनऊ में योगी सरकार मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। बेरोजगारी की संख्या 34 लाख पहुंच गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो 1918 में पेश किए गए। मध्य प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार, ये भी कौन सा पीछे रहने वाला। अगर यूपी 34 है तो मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर कॉलेजों से डिग्री लेकर निकल रहे हैं। इंजीनियर अमेरिका और चीन मिलकर भी पैदा नहीं करते जितने भारत में इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड, उसकी कुल आबादी से भी दुगनी संख्या है ये इंजीनियरों की जितने हमारे हर साल निकल रहे हैं। असंगठित कामगारों की संख्या ये भी बहुत हैरान करने वाली है। ये सारे आंकड़े मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं है, कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए गए हैं। चपरासी वर्ग के लिए 738 पदों के लिए MBA BTech लोग अप्लाई कर रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया। बेरोजगारी की ये हद है। देश में बेरोजगारी दर 6.1%, 45 साल में सबसे ज़्यादा। प्रदीप जी, किसी का माई कौन है? नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग, उपलब्ध महज 1.77 लाख। ये अखबारों की, अलग अलग अखबारों की कटिंग है। 707 पोस्ट पर 7.5 लाख आवेदन। MBA MCA वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। ये कैरियर है। MBA बनकर के, MCA बनकर के धोबी मोची माली, दिस इज कैरियर। इसीलिए पढ़ाई की थी, इसीलिए माँ बाप ने पढ़ाया हमें। लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रहा। लोगों ने जॉब को ही मतलब ये समझ लिया कि यही हमारे पास रोजगार का साधन है। जॉब को ही, जब से ये धारणा दिमाग में आई कि नौकरी ही रोजगार है,
वहाँ से ये सारी की सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई। मतलब हम किसी भी बिजनेस को एक बार मुझे याद है कि मोदी जी ने बोल दिया था कि जो पकौड़े तल रहा है वो भी तो एक काम ही कर रहा है, तो उसको उड़ा दिया लोगों ने कि मोदी जी तो सबको पकौड़े वाला बनाना चाहते हैं। एक तुलना, एक बात बताई, जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी एक बिजनेस है। मतलब सारे लोग ये जो सब्जी बेच रहे हैं, ये सारे लोग अगर नौकरी की तलाश में निकल जाए तो फिर सब्जी कौन बेचेंगे? मतलब ये जो और बाकी जो सारे काम हैं इनको कौन करेगा? ये जो मानसिकता में हमारी में जो पूरा चेंज आया, इसकी वजह से सारी अड़चन पैदा हुई है। और ये अड़चन अगर आज हमारी ख़त्म हो जाती है इस प्रोग्राम के बाद, और अगर आपका दिमाग क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गारंटी मांगी किसी ने, अपने बच्चे को एमबीए कराने से पहले गारंटी मांगी क्या कि एमबीए कराऊं तो इसको जॉब मिलने ही वाला है और कितने का मिलने वाला है, लेकिन कर देते हैं लोग। इंजीनियर बनना है, तड़ाक एमबीए हो, एमसीए, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां आज की डेट में होती हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है, बड़ा गजब का खेल है ये। 18,000 की नौकरी के लिए बीटेक एमसीए भी कतार में, 98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ फीस ली, नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड ही नहीं है। ये रोज हम देख रहे हैं। चपरासी के 62 पद, 93,000 आवेदन, इनमें 3740 पीएचडी। बड़ा गजब का आंकड़ा है। चपरासी बनने के लिए पीएचडी की थी, ये कैरियर है। पोस्टमैन बनने के लिए पीएचडी, बीटेक डिग्रीधारी भी होड़ में पोस्टमैन बनने के लिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए चलेगा राज्य स्तरीय आंदोलन। गजब, ये एक ऐसा कंट्री है जहां बेरोजगारी भत्ते के लिए आंदोलन, मतलब हमने पहले तो डिग्रियां ले ली आलतू फालतू और फिर उसके ऊपर आंदोलन भी करते हैं। यूपीएससी जो सबसे बड़ा, ये खबरें आती रहती हैं अखबार में, ये वही चीज़ है, ये कोई मेरे पास के कोई आंकड़े नहीं है। ये 20 मार्च 2020 को लोकसभा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने साझा किया कि 541 एमबीबीएस कॉलेज में कुल 82,000 सीट हैं, और उसके लिए जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं 15-15 लाख लोग देते हैं। मतलब बाकी जो लोग डॉक्टर नहीं बने वो कौन सा कैरियर चुनेंगे, वो क्या करेंगे? 1.25 अरब की आबादी का ये देश, जहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन लोग सिर्फ जॉब को कैरियर समझ रहे हैं। एक जॉब, अच्छा उस जॉब के अंदर कोई गारंटी है? किसी भी प्राइवेट जॉब में कोई गारंटी है क्या? कभी भी हिसाब हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 27 साल मैंने देखा है इसको, इस फील्ड को बहुत नज़दीक से देखा है। बड़ी कंपनियों को भी देखा है, छोटी कंपनियों को भी देखा है, क्योंकि मेरा बहुत सारी कंपनियों में आना जाना था। ये रोज का काम था। बड़े बड़े ओहदेदारों को 1 सेकंड के अंदर जाते देखा है। कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी की बातें भूल ही जाएं। सिर्फ आपके पास यदि कोई हुनर है, वो ही जॉब सिक्योरिटी है। अपने अंदर हुनर पैदा करिए, और द बेस्ट हुनर है वो है सेल्समैनशिप, एमएलएम बिजनेस। एमएलएम इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। जिसका हुनर आपने एक बार पैदा कर लिया तो फिर नाम कुछ भी हो, काम कुछ भी हो, अगर आपको एक बार बेचने की कला आ गई, अगर आपको लोगों से एक बार बर्ताव करने की कला आ गई, तो फिर कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। आप किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं। आप कोई भी काम करें। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर देख लेते हैं, ये सब टीवी में आ रहा है। गवर्नमेंट भी इसको आज प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी चाहती, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अनगिनत लोगों को कंज्यूम कर सकती है। आपके पास और सब जगह पे रोका है कि इतनी नौकरी हैं, आदमी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास कितने भी लोग आ जाओ। अगर 1 लाख हैं तो 1 लाख आ जाओ, 10 लाख हैं तो 10 लाख आ जाओ, करोड़ हैं तो करोड़ आ जाओ। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है, एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। जितने लोग चाहें उतने लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, जितने चाहें लोग इसके अंदर करियर बना सकते हैं। ये सब
टाइम टू टाइम आपके इस पे आती रहती हैं। अब मैं बात करता हूं टोटल ग्लोबल सेल्स 2012 का ये आंकड़ा है। म्यूजिक इंडस्ट्री 16.5 बिलियन डॉलर की थी, वीडियो गेमिंग 67 बिलियन डॉलर, मूवी इंडस्ट्री 80 बिलियन डॉलर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 91 बिलियन डॉलर, नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम भी 167 बिलियन डॉलर की थी। मैं आगे बात करूं तो म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ महंगी है, 16 बिलियन के साथ में 15 बिलियन की है। वीडियो गेमिंग कुछ बढ़ा, 76 हुआ। मूवी इंडस्ट्री की बात करूं तो 88 बिलियन डॉलर। अगर नेटवर्किंग की बात करूं तो ये भी बढ़ा है। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हम जरा कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम किस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में क्या संभावना है, हम अभी कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा सकते हैं। ये एक पूरा कैरियर ग्राफ है। ये मतलब इसके अंदर कैरियर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता कि खाली कुछ मेंबर जोड़ करके कुछ दिन पीछे आगे भाग दौड़ करके बस हमें थक करके बैठ जाना है। यूएसए के टोटल सेल्स, ग्लोबल सेल्स आंकड़े हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। ये 186 लाख करोड़ ऐसा कुछ है। ये थाईलैंड का ये 113, कोरिया का 83, चाइना का 53, रशिया का 50,000, मलेशिया का 42,000, ताइवान का 29,000 और इंडिया का 51,000। ये बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। टोटल वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ 67 लाख 37,000 ये टोटल टर्नओवर होता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर यूएसए की बात करें तो 2,44,300 करोड़ की है। चाइना के अंदर बात करें तो 2,40,000 करोड़ की है। कोरिया के अंदर बात करें तो 1,22,000 करोड़ की है। मलेशिया के अंदर बात करें तो 32,000 करोड़ की। ताइवान मतलब आप समझिए कि हमारे दिल्ली जैसा, शायद दिल्ली से भी छोटा है ताइवान। उसके यहाँ पे 27,000 करोड़ का बिजनेस होता है। थाईलैंड हमारे राजस्थान से छोटा है, 19,000 करोड़ का। और इंडिया के अंदर अभी 10,000 करोड़ का। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे ये बिजनेस तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मतलब जो चीज़ वहाँ पे डेवलप कंट्री में पहले होती है, हमारे यहाँ बाद में होती है। मतलब हमारे यहाँ भी ये बिजनेस होने वाला है। पहले कारें विदेशों में आई, फिर इंडिया में आई। पहले मोबाइल विदेशों में आया, फिर यहाँ आया। पहले हवाई जहाज वहाँ आए, फिर यहाँ भी आए। मतलब हर चीज़ जब वहाँ पे होती है तो वहाँ से ट्रेंड पता लग जाता है कि फ्यूचर में वर्ल्ड में आगे क्या होने वाला है। ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो हो रही है। इस इंडस्ट्री का जो पहला फेज था वो था नेगेटिविटी का। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव ज़्यादा थे, क्योंकि जब शुरुआत में आया तो गलत तरीके से लोगों ने काम किए, फिर अटपटी उल्टी सीधी कंपनियाँ आई, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए, बिना ये जाने कि ये क्या है बिजनेस। उनको लगा कि किसी ने उनको फंसा दिया और उनका पैसा फंस गया और ये हो गया और वो हो गया। ना कोई एथिक्स थे, ना कोई एजुकेशन थी इस बिजनेस की, ना कोई जानकारी थी। जैसे कोरोना जब आया तो कोई जानकारी लेकर के आया था कि मैं ऐसे ऐसे मेरा ये नेचर है और सब लोग ऐसे सावधान रहना, किसी को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही जब ये बिजनेस आया तो कोरोना की तरह ही आया, किसी को कुछ भी पता नहीं था, तो लोग मर गए। जैसे यहाँ कोरोना से मर गए, अब लोग अलर्ट हो गए। धीरे धीरे कोरोना तो है लेकिन लोगों के मरने की दर कम होती चली जा रही है। लेकिन साथ में क्या लिया है, वो वैक्सीन लिया है। वैक्सीन आने से, वैक्सीन मतलब समझो एजुकेशन लिया है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एजुकेशन है, ऐसे कोरोना के लिए वैक्सीन है। हमारे पास भी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर बहुत सारे कोरोना घूम रहे हैं, उनका इलाज है वैक्सीन। वैक्सीन है एजुकेशन। तो एजुकेशन भी आ गया, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। ये समझ पहले नहीं थी जब लोगों ने शुरू किया। अब हम बड़ा मजेदार आंकड़ा देखते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ है और जो टोटल टर्नओवर है 1,77,000 करोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब की बात कर रहा हूं मैं। जापान 12 करोड़ लोग हैं मात्र, 1,16,000 करोड़। मतलब क्या जापान के लोग मूर्ख हैं? जापान के लोगों को अकल नहीं है?
वो नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब 12 करोड़, मतलब यूपी से भी छोटा है ये। यूपी से छोटा देश 1,16,350 करोड़ का बिजनेस। कोरिया 5 करोड़ की पॉपुलेशन, राजस्थान से भी कम, राजस्थान की 7 करोड़ मरेगी, 94,000 करोड़ का बिजनेस। ब्राज़ील 20 करोड़ की जनसंख्या, ये है यूपी के बराबर, 92,000 करोड़। जर्मनी 8 करोड़ की जनसंख्या, 55,000 करोड़। मैक्सिको 12 करोड़, 52 करोड़। फ्रांस 6 करोड़, 34,000 करोड़। मलेशिया 3 करोड़, मात्र 3 करोड़ लोग हैं मलेशिया में। मलेशिया आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का हब है, गढ़ है, 30,000 करोड़ का बिजनेस है वहाँ पे। और इंडिया 136 करोड़ लोग हैं और 7,800 करोड़ का धंधा है अभी। आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है अभी हिंदुस्तान में, मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आप उस इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री में भूचाल आना है फ्यूचर में, हम उस चीज़ में थोड़ा पहले आ जा रहे हैं, तो अभी हमें इतना समझ में नहीं आता है। अभी नेटवर्किंग के बारे में लोगों की भावनाएं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। अभी ज़्यादा लोग नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन तो हमारे यहाँ भी चाइना और अमेरिका से ज़्यादा बिजनेस होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159 अरब रुपए का होने का अनुमान है। ये पंजाब केसरी की न्यूज़ है। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग। जब ये डायरेक्ट सेलिंग की इतनी सारी कंपनियां चलेंगी, प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो लोगों को जॉब भी मिलने वाली है। लॉकडाउन के बाद केजरीवाल का नेटवर्क मार्केटिंग पे आया बड़ा बयान। 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा अनिवार्य। इसके लिए सरकार हर विद्यार्थी को देगी 1,000 रुपये। ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इतने जॉब लाएंगे कहाँ से? चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सॉरी, ये हर दिन टीवी के ऊपर भी आती रहती हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, नेटवर्किंग का गोल्डन टाइम आने वाला है, ऐसा अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऊपर न्यूज़ समय समय पर आती रहती हैं। नेटवर्किंग का होगा जमाना। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर। डायरेक्ट बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। ये अलग अलग, मैं खाली आपको हेडिंग बोल रहा हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है वो सारी बातें मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको हेडिंग से ही समझ में आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। हमारा जो बिजनेस है, जो कि हम घर बैठ करके कर रहे हैं, अभी देखिए कितनी गजब की चीज़ है। ये जो सारा जो चीज़ है, इसके लिए पहले हम होटल बुक करते थे, होटल में आते थे, लेडीज़ आ नहीं पाती थी, उसके पीछे कई सारी बातें होती थी, घर के बंधन होते थे, बच्चों की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? आप अपने घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, और मैं आपसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ जैसे आमने सामने बात कर रहे हो। फास्ट मीडिया, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। अब अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचार लिख रहे हैं। स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति होगी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ऐसा जो बिजनेस के पंडित हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये मेरी लिखी हुई बातें नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट बिलीव करना पड़ेगा, देन अचीव। अगर आप बिलीव कर पाते इस इंडस्ट्री के ऊपर, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री तो बढ़नी है, आप करें ना करें, आप इसके बारे में नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, आप इससे जी चुराएं ना चुराएं, ये इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। देखना ये है कि हम इसके साथ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ग्रो करने की पहली शर्त है बिलीफ, मतलब आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको ट्रेंड्स बताता हूं 1950 से। 1950 में ट्रेंड था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ढूंढे जा रहे थे। अंग्रेजों के जाने का याद हुआ और अंग्रेज चले गए, तो जो सरकारी व्यवस्थाएं बनाई गई उस टाइम तत्कालीन सरकार के द्वारा, उसमें सरकारी कर्मचारियों की सख्त जरूरत थी। मुझे याद है मेरे ताऊजी को, वो मथुरा में रहते थे, गांव में किसी में, तो कोई बुला करके ले गए और सीएमओ ऑफिस में वो बाबू बन गए। 10वीं पास थे, इंग्लिश के कुछ शब्द जानते थे और उनको बहुत पढ़ा लिखा उस टाइम माना जाता था। और फिर वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुए, 10वीं क्लास पास आदमी।
बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, बहुत सारे लोगों ने सरकारी जॉब लेके हट सरकारी नौकरी करेंगे, नौकर बनेंगे, अपना काम करेंगे। और सबसे बढ़िया काम माना जाता था खेती को। उस टाइम कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान, जो हल जोते खेती वाकी और नहीं तो जाकी ताकी। ये कहावत उस टाइम में बनी थी कि सबसे बढ़िया जो है वो है खेती, दूसरा है बान मतलब बिजनेस, और तीसरा है नौकरी निश्चित चाकरी मतलब दूसरे की नौकरी भीख के समान है। देखिए आज से 50 60 70 साल पहले जिस चीज को यह माना जाता था कि नौकरी भीख के समान है, आज उस नौकरी को लेने के लिए लालायत है लोग। जमाना कितनी तेजी से चेंज होता है, ट्रेंड को समझने की जरूरत है। आज 70 साल पहले जिस गवर्नमेंट जॉब को लोग ना कर दिया करते थे, आज उसी जॉब के लिए लाखों रुपए रिश्वत देने को तैयार है, सालों साल तैयारी करने को तैयार है, सालों साल वो कोचिंग, वो सारे परेशानियां, गांव के बच्चे शहर जाकर के कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, कितनी सारी परेशानियां उठा रहे हैं, किस चीज के लिए? कैसे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बार गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाए, बस फिर जिंदगी सफल हो जाए, कैरियर बन जाए। कितने लोगों का गवर्नमेंट जॉब में कैरियर बन गया है, जरा देख तो लो। जिस जॉब के लिए तुम इतने उतावले हो, उस जॉब पे रिटायर होते हुए आदमी को देख तो लो, उसी जॉब पे। मान लो आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क बनना चाहते हैं, तो उसी डिपार्टमेंट के जरा किसी क्लर्क को देख लो जो रिटायर हो रहा है या होने वाला है, और उससे पूछो कि तेरे जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, तेरे अचीवमेंट क्या है। तो आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा कि इस जॉब का अंत क्या होने वाला है। आपको अपना पूरा फ्यूचर, वो 30 साल तक डमरू की तरह नाचने की जरूरत नहीं, आपको 30 साल का जो कहानी है वो 3 घंटे में समझ में आ जाएगा यदि आपने उसको समझ लिया ढंग से। तो ट्रेंड चेंज हुआ, सरकारी नौकरियों में लोग आने लगे, तभी प्राइवेट फैक्ट्रियों का जन्म हुआ और प्राइवेट जॉब्स की जरूरत पड़ने लगी। तो लोग तरजीह देने लगे सरकारी जॉब को, कि सरकारी अच्छी है प्राइवेट से। तो किसी का वैसे नौकर बनने से चाहे सरकार का नौकर बने, लेकिन है तो नौकरी, नौकरी मतलब नौकर। 2070 तक आते आते एक और क्रांति हुई, ऑटोमोबाइल क्रांति। 2 व्हीलर्स आने लगे, जावा, येज़दी, प्रिया स्कूटर ने धूम मचा रखी थी। ये वो जमाना था, फिएट और एम्बेसडर का बोलबाला था। इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी के साथ बदलाव आने लगे, और फिर मारुति आया, और फिर उसके बाद हीरो होंडा, और ये सारी जो कहानी है, बड़ा ज़बरदस्त लोगों को इसमें जॉब मिला, काम मिला, बहुत सारे धंधे खुले, बहुत सारे मिस्त्री बने इसके। 1980 में फिर एक और क्रांति हुई, कंप्यूटर्स आए। पहला चीज विरोध होता है किसी भी चीज का, याद रखिए। जब कारें आई तो कौन खरीदेगा कारें, कार की जरूरत ही क्या है, ऐसा बोलते थे लोग। जो कारें उस टाइम थी उनमें भी एसी नहीं थे, बिना एसी शीशे से खोल के चलते थे लोग। आज बिना एसी की कार में कोई चलना नहीं चाहता। ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड को समझने की जरूरत है, ट्रेंड क्या कह रहा है। जब कंप्यूटर आए तो लोगों ने, जिन्होंने छोटी छोटी कंप्यूटर की दुकान भी खोल ली या कुछ असेंबली का खोल लिया, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई। ट्रेंड को पहचाने के ये फ्यूचर का ट्रेंड है। आज टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, कितनी सारी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर और आईटी के फील्ड में काम करती हैं। 1990 में फिर कम्युनिकेशन की बात आई। ये वो टाइम था जब टेलीफोन्स का बोलबाला बढ़ रहा था और हम मोबाइल की दुनिया में जा रहे थे। उस वक्त भी कुछ लोग आगे आए और वो सबसे बड़े विजेता बने। ट्रेंड को पहचान करके ट्रेंड के साथ हो लिए। ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। 2000 में कुछ चिट फंड टाइप की कंपनी आई जिन्होंने लोगों को पैसे डबल करने का झांसा दिया, और कुछ जेन्युइन कंपनियां भी थी। वो भी एक ट्रेंड चला और उस टाइम भी बहुत सारे लोग पैसा भी कमाए और बहुत सारे लोग उसमें पैसा गंवाए भी थे। 2010 का दौर आया जब प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का बोलबाला खड़ा हुआ, जो कि अभी भी चालू है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अभी भी चालू हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन 2020
ये ऑनलाइन और डिजिटल होने का समय आ गया है और आप उसी बिजनेस में हैं। मतलब आप ट्रेंड के साथ हैं और ट्रेंड से पहले हैं। इट मीन्स कि हम फ्यूचर में अगर आने वाले 3 साल 5 साल इस काम में लगे ढंग से, जुनून के साथ, तो हम भी इस बिजनेस के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर इन एमएलएम, पहला है इसमें सेविंग होगा कुछ ना कुछ आपका, हर आदमी सेविंग पसंद करता है। दूसरा है कुछ इनकम होगा रेफरल से। जब टीम बन जाएगी तो वो रीपरचेज करेगा, कुछ ना कुछ मोबाइल रिचार्ज करेगा, कुछ बुकिंग करेगा, कुछ इंश्योरेंस करेगा, कुछ तो करेगा, फिर उससे इनकम होगा। और चौथा है रिटायरमेंट, और पांचवा है घूमना फिरना। ये सारी चीज एक ही जगह पे है। मुझे ये बताइए कि किस नौकरी में और किस धंधे में ये सारी चीज एक जगह पे है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहां सेविंग कैसे होगी, लाइफ टाइम सेविंग कैसे करोगे, किस चीज में करोगे। अगर किसी बिजनेस में है तो उसमें कैसे करोगे, कैसे वहां पे करोड़ों रुपए कमाओगे। किसी भी जॉब के अंदर करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं, कोई भी जॉब हो। मैं बात चोरी की या नंबर 2 की नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी जॉब में नंबर 1 के अंदर करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, किस जॉब में, पॉसिबल ही नहीं है। और रिटायरमेंट काले बालों में आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही ले सकते हैं। एक बार आपने वो टारगेट अचीव किया, जिसमें मैं ये मानता हूं कि 3 साल भी लगे। लाइफ टाइम सेविंग की बात करें तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, जो आप ले रहे हैं आपके वॉलेट में रोज आता है। ये कुछ आंकड़े जस्ट आपको दिखाने के लिए हैं। ये रेफरल इनकम जो आपको रोज आती है, इस मैट्रिक्स से आती है। ये मेरा ही शायद पड़ा हुआ है, हाँ मेरा ही पड़ा हुआ है, ये पुराना है। 35,64,000 ये एक आईडी के ऊपर इनकम है। आई थिंक हाईएस्ट इन इंडिया है। एक आईडी के ऊपर किसी भी व्यक्ति की रेफरल इनकम मैंने तो नहीं देखी है इतनी, ना मैंने किसी अपने अपलाइन की देखी है, ना मैंने किसी डाउनलाइन की देखी है। अगर आपने देखी हो तो मुझे भी भेज सकते हैं। मैं अभी तक नहीं देख पाया। और ये मेरा नीचे रिपोर्ट कार्ड है, मैंने 14 लोगों को आईडी ग्रीन की है डायरेक्ट। अगर लेवल 2 की बात करें तो 61 दिखा रहा है, ये थोड़े और बढ़ गए होंगे, अभी 67-68 है। और ये सारे आंकड़े थोड़े पुराने हैं, थोड़े और बढ़ गए होंगे। अभी जो टीम साइज है 9 लाख प्लस है। ये तब हो रहा है जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, 5 की मैट्रिक्स के ऊपर 178 करोड़ दिखाता है। तो किसी ने कहा थोड़ी है कि 5 की मैट्रिक्स पे काम करो। जब पैसा कमाना ही है तो भर भर के काम करो, 7 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो। और मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50-50, 100-100, 200-200। एक भाई साहब तो ऐसा है, उसके तो कमाल का ही आदमी है, 300-400 लोगों को आईडी ग्रीन कर चुका है। भगवान जाने कैसे करता है वो, मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं उससे मिला भी हूँ, मैंने उससे बात भी करी है, पता नहीं कैसे 400 आईडी, मेरे ख्याल से टोटल जो उसके 2-3 आईडी के ऊपर 400 से ज़्यादा आईडी ग्रीन हो चुकी है। तो जब हम जितना ज़्यादा हम लेवल 1 में करेंगे तो उतना ज़्यादा अपने को रिजल्ट मिलने वाला है आगे। रीपर्चेज इनकम की बात करें तो ये भी, अगर मैं इसी मैट्रिक्स से ले लूँ तो ये भी कुछ 30 लाख के आसपास तक जाता है, जबकि पहले लेवल से ₹1.25 ही आ रहा है, मात्र ₹1.25 ही आ रहा है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स में जो 178 करोड़ का प्लान है, अगर उसको ले लूँ, अगर मैं उसका 178 करोड़ का 10% लेता हूँ तो 17 करोड़ होता है, तो इसका 10% लेता हूँ तो 3 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 30 लाख है, तो 30 लाख का 3 लाख हो गया। अगर उसका 1% मैं करोड़ रुपया लेता हूं तो इसका 1% मैं 30,000 लेता हूं। अगर मोबाइल लोगों की रिचार्ज करने से 30-40 हज़ार रुपये घर में आते हैं, क्या बुराई है। कौन सा सैलरी में आ रहा है आपके घर बैठे, घर बैठे, जिसमें जाना ना पड़े। ये डिफरेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ इस बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिक्योरिटी और नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करूँ, ये मेरे अपलाइन है मिस्टर अशोक सारस्वत, जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लान के अंदर प्रदीप जी शायद रोज बताते हैं इस बात को। सोचिए, एक आदमी टोटल कितना आईडी लगाया है, 10 है शायद, 10 है हाँ।
10 ग्रीन है 3 रेड है, और ये लगा करके भाई साहब चला गया। सब लोग इतना खुशनसीब नहीं है, बट ये ऐसे खुशनसीब हैं कि इनका कई सारा लाइक चल रहा है। और आज इनका टीम, अगर मेरा 9 लाख है तो इनका तो 12-15 लाख भी हो सकता है। इनका वाइफ को पैसा आता है, इनके बच्चा इससे पल रहा है। कितना आता है ये मुझे भी नहीं मालूम, बट आता ही होगा कुछ, जब इतना टीम काम कर रहा है। कितना काम किए थे, 8-10 महीने तो काम किए थे। 8 महीना काम करने के बाद तो ये बीमार हो गए थे, शायद 3-4 महीना बीमार रहे थे। टोटल 1 साल से ज़्यादा तो काम नहीं किए होंगे किसी भी हालत में। उसका फल अभी तक मिल रहा है, उनका बीवी बच्चों को मिल रहा है, मिलता ही रहेगा। ये है MLM का ताकत, ये है नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत। और जब इस बात को कोई कंपैरिजन करता है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, और किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से डेथ हो सकता है। अभी कोरोना में कितना लोग मर गया, तो फिर उसका वाइफ और बच्चों का क्या होगा पीछे से। ये इंडस्ट्री है जो संभालती है बाद में। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुने। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 3 ही काम होते हैं। पहला काम है क्रिएट द नेटवर्क, दूसरा काम है मेंटेन द नेटवर्क, और तीसरा काम है डुप्लीकेट द नेटवर्क। ये 3 काम करते हैं हम। पहले नेटवर्क बनाते हैं, फिर इसको मेंटेन करते हैं, और तीसरा उसको फिर बढ़ाते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए मेन चीज चाहिए, वो चाहिए विजन। विजन नहीं होता लोगों के पास। क्यों नहीं होता विजन? क्योंकि वो देख नहीं पाते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर विजन होता 1950 में सब लोगों के पास, तो लोग सरकारी नौकरी फटाफट अटेंड कर लेते। जैसे अब भीड़ भाड़ है, ऐसे उस टाइम दे दिया होता। 60 के दशक में जब प्राइवेट नौकरियां के लिए लोग बुलाते थे तो लोग नहीं जाते थे, लेकिन आज तो मारा मारी है प्राइवेट पे भी। जब 1980 में कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने विरोध किया कि ये कहाँ चलेगा इंडिया में, इसको तो AC चाहिए, फलाना चाहिए। हम भी जब छोटे थे तो सुनते थे सारी बातें। कंप्यूटराइड हो जाएगा तो सबकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, एक एक कंप्यूटर 100-100 आदमी का काम कर लेगा। मतलब तुरंत 100 का भाग दे दिया हमने हिंदुस्तान की जनसंख्या में। उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ 70-80 करोड़ थी, कि भाई साहब बस 7 करोड़ कंप्यूटर लगा देंगे, और कंप्यूटर बनाने में देर क्या लगती है, मशीन फैक्ट्रियों में बनते हैं, सारे आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार कंप्यूटर के फील्ड में ही है। चाहे उसके हार्डवेयर हों, चाहे उसके सॉफ्टवेयर हों, चाहे उसके मेंटेनेंस के लोग हों, कुछ भी हों, सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर ही है। ऐसे हम चीज़ों को भाप नहीं पाते। नारायण मूर्ति ने 20,000 रुपये लगाए इन्फोसिस चालू करने के लिए। आज हिंदुस्तान की सबसे टॉप क्लास कंपनियों में से एक है। क्या 20,000 रुपये उस टाइम किसी के भी पास नहीं थे? लेकिन किसी के पास वो विजन नहीं था, वो सोच नहीं थी कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ज़्यादातर लोग इसको एक मेंबर गेम से ज़्यादा नहीं समझते। कुछ लोग तो कुछ 1000 रुपये कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि उनके घर का चूल्हा फूल्हा जल जाए। ये सोच लेकर के कि इस बिजनेस के अंदर हम 3 साल में पूरा कमाल कर सकते हैं, 3 साल में पूरा 30 साल का काम कर सकते हैं, 3 साल में अपना कैरियर सेटल किया जा सकता है, 3 साल के अंदर वो कुछ भी किया जा सकता है जो हम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप वाकई एक बिजनेस कर रहे हैं? समस्या अब यहां से शुरू होती है। वी आर वेरी मच रिलैक्स्ड। ज़्यादातर लोग रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। जब मैंने कहा कि ईगल फॉर्मूला के ऊपर काम करना है, तो कुछ ही लोगों ने नाम दिए। जिन लोगों ने नाम दिए, मैं तुरंत लॉ ऑफ एवरेज लगा लेता हूं, बिल्कुल सही जाता है वो। जब हम 200-400 लोगों का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें से 20-30-40 लोग ही नाम दे पाते हैं। वो जो 20-30-40 लोग जो नाम दिए, उस 40 में से भी फिर 10-20% लोग ही करेंगे। मतलब 4-6-8-10 लोग ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल लॉ ऑफ एवरेज बिल्कुल सही चलता है। कहीं उसमें कोई उसके अंदर मतलब कभी भी फेल होता नहीं है वो। अभी रजिस्ट्रेशन जितने हुए आज प्रोग्राम के लिए, उसमें से 20% माइनस कर दो आप, उतने लोग होंगे आप आज प्रोग्राम के अंदर।
चाहे आप बिल्कुल सीरियस हैं, उसके बावजूद भी 20% लोग एब्सेंट हो जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये फॉर्मूला फेल हो जाए। ये फॉर्मूला अनंत काल से चला रहा है। अमेरिका, कनाडा, लंदन, चीन, भूटान, जापान, इंडिया, अफ्रीका, मंगोलिया, सूडान, सारे कंट्री में एक ही फॉर्मूला लगता है। इसको बोलते हैं परेटो फॉर्मूला। वी आर वेरी मच रिलैक्स्ड। हम बहुत रिलैक्स हैं। क्यों रिलैक्स हैं? बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज यू पेड नथिंग। सीरियसनेस तब आती है जब दाव पे कुछ लगा हो। जब दाव पे कुछ लग जाता है तब आती है। यहां पे तो कुछ लगा ही नहीं है। लोग अपनी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं। किस चीज के लिए? किसी कार में बैठ के जा रहे हैं, साथ में एक कार जा रही है, आगे से एक ट्रक आ रहा है और उस कार को ओवरटेक कर देते हैं। कितना सेकंड बचा लिया। सामने से ट्रक आ रहा है, लग रहा है कि निकल जाएगी, लग रहा है, ये कंफर्म नहीं है, लगा दी जिंदगी दाव पे। हो गया राम नाम सत्य। क्योंकि सैंडविच बन गया। इधर से ये ट्रक जा रहा था, उधर से वो ट्रक आ रहा था। तो सोच रहा था मैं बीच में से घुसाड़ दूंगा, तो खुद ही घुसड़ गया पूरा। जिंदगी दाव पे लगा दी। किस चीज की लगा गई थी? अगर वो क्रॉस कर जाता तो तू 1 मिनट ज्यादा जल्दी पहुंच जाता। इतना ही था फर्क, और कोई फर्क नहीं था। हमें ये पता ही नहीं तो हम किस चीज के लिए क्या चीज दाव पे लगा रहे हैं। कहां लगानी चाहिए जान दाव पे? जब इस बिजनेस की बात आती है तब जान दाव पे नहीं लगाता आदमी। जान पे दाव लगाने का मतलब है कि इस काम को इतना सीरियसली लेता नहीं है वो, जितना लेना चाहिए। जिस काम से आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अपनी जिंदगी का पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। ये लाइफ भी जी सकते हो आप। ये आम जिंदगी है। पूरी जिंदगी ऐसे बिताई जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग बिता रहे हैं। बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, बैठा लेके घसीट रहा है इसको, जिसको पता नहीं क्या क्या कह के लाया था कि तुझे महलों की रानी बना के रखूंगा, फलाना बना के रखूंगा। उसका क्या हाल कर दिया तुमने? एडजस्ट कर दिया। वो भी एडजस्ट कर जाती है, अच्छे घर की थी। ये भी आपने देखा हुआ। देखो, ये जब बढ़ जाता है ना मामला, तो एक आदमी चला रहा है बाइक, एक बैठा आगे, एक बीच में, फिर वो बीवी, उसके पीछे बड़ी बेटी और उसके पीछे कट्टा। और फिर ये पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से ऐसे ही गुजारते हैं और बड़े खुश भी होते हैं ये कि हमने कितने का पेट्रोल लगा और कितने सवारी को खींच लाया। बड़ा गजब का खेल है ये भी। बड़ा सेटिस्फेक्शन है इसमें। अगर हम ये जो 50 किलोमीटर का सफ़र बस में करते तो 5 लोगों के 250 रुपये लगते, लेकिन मैं 1 लीटर तेल में ही तुम सबको यहाँ ले आया और कितने आराम से लाया और कितना आपको आनंद आया। देखिए क्या आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी यही आनंद लेते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केट, जहाँ पे आप 30 साल ये ज़िंदगी जीते हैं। ऑफिस में तनाव, मियाँ बीवी में झगड़े, बहुत सारी तरह तरह की टेंशन होती हैं और ज़्यादातर टेंशन के पीछे जो वजह होती है वो पैसा होती है। ये 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके आप इस तरीके से आनंद भी ले सकते हैं। आपके पास बाइक की जगह कार हो, कार में पेट्रोल डालने के टाइम डर ना लगे। मैं आपको एक और चीज़ से रूबरू कराता हूँ आज। बहुत सारे, सभी की तो नहीं कहता मैं, बहुत सारे जॉब में ऐसे लोग होते हैं जो कार खरीद तो लेते हैं लेकिन कार चलाता नहीं है। वो हमेशा कैलकुलेट करता है कार में तेल कितना लगेगा, कितना सवारी जा रहा है, फ़ायदा है या नहीं है, इतना ही चलाता है। मैं कई ऐसे जॉब के वाले लोगों को जानता हूँ, पूरी साल में उनकी 5000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती। एक नेटवर्कर ही ऐसा दिलेर आदमी होता है जिसकी महीने में 5000 किलोमीटर गाड़ी चलती है।
ये नेटवर्कर घूमने फिरने का भी बड़ा शौकीन होता है। ये होटलों में जाने से खुल जाता है। जब वो वहाँ जाके आनंद लेता है तो उसको समझ में आता है कि यार ये आनंद क्यों ना अपने बीवी बच्चों को भी दिलवाया जाए। फिर उन बीवी बच्चों को लेकर के आता है होटल। ये बात आम जॉब वाला आदमी समझ ही नहीं पाता पूरी ज़िंदगी, वो जा ही नहीं पाता। वो बहुत कभी छठे चौमासे जब चारों तरफ से वो देखता है ना सब लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़ा प्रेशर में आके जाता है वो। और ऐसा जाता है कि पूरा टाइम कैलकुलेशन में लगा रहता है। वो ये सोचता ही रहता है कि 50 रुपए का रोटी 2 खाऊं या 3 खाऊं। उसका हर जगह कैलकुलेशन में लगा रहता है दिमाग, क्योंकि पैसा कभी कमाया नहीं, पैसे को कभी उसके लिए उसने प्रयास नहीं किया पूरा। जब कभी उसको मौके मिले ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में साइड में बिजनेस खड़ा करने के, उसने उसको सीरियसली नहीं लिया, उसने उसका मजाक उड़ाया। कई बार तो जो अपलाइन है उसका अपमान किया उसने, डाउनलाइन को कभी तरजीह नहीं दी उसने। वो डाउनलाइन कहते रहे सर हमारा साथ थोड़ा सा हेल्प करो, हमको ये करो वो करो, वो अगर तो अपने आप कर ले, क्योंकि उसका तो सरकारी नौकरी है, उसको तो मज़े से 40-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं, या कोई भी और धंधा है। ये निर्णय आपको करना है कि 3 साल की ये वर्किंग करनी है ज़बरदस्त तरीके से, नॉन स्टॉप वर्किंग है। और मज़ेदार बात यह है कि ये नौकरी की तरह वर्किंग नहीं है, ये आपका धंधा है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये ट्रेडिशनल मार्केट के 30 साल हैं। कितने सारे लोग इस टाइप के घरों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, कहते हैं छत अपनी तो हो गई, बस इसी में सुकून है उनको कि ऐसा ही बन गया, सही झोंपड़ी ही बन गई, पर बन गई अपनी जैसे तैसे। या फिर ये भी एक तरीका हो सकता है ज़िंदगी जीने का। ये 3 साल नेटवर्किंग करने का है, 3 से 5 साल अगर आप ये करते हैं तो ये लाइफ में भी आ सकते हैं। ये है वो 30 साल ज़िंदगी के। बच्चे हमारे ऐसे जा रहे हैं स्कूलों में, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। ये भी बच्चे हैं, आप कौन से देखना चाहते हैं, कैरियर कहाँ बनने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है। ये भी लाइफ हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है लास्ट में। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज की डेट में कैसा जीवन जी रहे हैं, आप खुद देखते हैं। सरकार ने उनको 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देके, वो बेचारा जो बूढ़ा बाप है वो अपनी बीड़ी का उसको अगर शौक है तो कम से कम वो काम तो कर लेता है। हमारे राजस्थान में तो काफ़ी सुख है, क्योंकि सारे सरकारी अस्पतालों में टोटल फ्री है, तो कम से कम बुजुर्ग लोग जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आके दिखा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन कितने सारे बुजुर्गों को लास्ट में चूंकि पैसा नहीं होता, जो कमाया था उस साथ के साथ ख़त्म होता गया। अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते रहे, कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ जरिया तैयार हो जाए कि आप कम से कम ज़िंदगी के लास्ट के 20-30 साल आराम से बैठ के ज़िंदगी गुजार सकें। ये सबको आना है बुढ़ापा। बहुत सारे लोग जवानी में ये सोचते नहीं कि उनका बुढ़ापा आएगा कभी, जब आ जाता है ना वो, तब कुछ करने लायक नहीं बचते। गुरु कहते थे हमारे कि भैया कुआं खोदना तब शुरू कर दो जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये जो जीवन है कई बार हमारे हिस्से में आ जाता है, हमारी जरा सी नासमझी, जरा सी जो लापरवाही, उसकी वजह से ये जो परिस्थिति पैदा हो जाती है। फिर बच्चों को गालियाँ देते रहते हैं, अरे भैया अपना इंतजाम पहले करके क्यों नहीं रखा, कर सकता था तू, समस्या ये है कर सकता था, मौका भी था, दस्तूर भी था, ज़रूरत भी थी, लेकिन किया नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्या सोचते रह गए। ये भी लाइफ हो सकती है। ऐसी भी लाइफ हो सकती है कि बच्चे बुलाते ना यार तुमको ना, बसते रहे हम बुढ़ा बुढ़िया, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर रहे, आपकी मर्जी हुई तो चले गए दिवाली वाली पे, आपकी मर्जी है तो ईद वीद पे चले गए, आपकी मर्जी है तो कभी
क्रिसमस पे चले गए बच्चों के पास, बच्चे भी आपके पास आए तो खुश हो जाए, क्योंकि आपके पास इनकम का फुल सोर्स है। बच्चे पास आपके पास आते हैं, गाड़ी खड़ी है, घर बेडरूम खाली पड़े हुए हैं 2-3, बच्चे आके आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई इनको चिंता नहीं है। जैसा वो ज़िंदगी वहाँ जीते थे उससे बेटर ज़िंदगी आपके पास लगती है। आपके पास आएंगे मिलने। लोग कहते हैं हमारे पास बच्चे आते नहीं हैं। भैया बच्चे आते तो कुछ तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो। बच्चे आए तो उनको उस टाइम भी लगे कि यार हमारी ज़रूरत है, उनको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी जीना चाहते हो या वो वाला जीना चाहते हो, दोनों ही आपके हाथ में है। कैरियर कहाँ बन सकता है, हम बात कैरियर की लेकर के चले थे कि कैरियर कहाँ है। जो हम कर रहे हैं उसमें तो कैरियर है ही नहीं, लेकिन कर हम वही रहे। बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता क्यों पढ़ाए जा रहे हैं।